यूपी में चुनाव के पहले दौर के लिए नामांकन शुरू हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मैदान से उम्मीदवार और चुनावी माहौल में राजनीतिक गर्माहट नदारद है। बीएसपी को छोड़कर सभी पार्टियों में असमंजस कायम है। बिना सीएम उम्मीदवार घोषित किए चुनाव लड़ रही बीजेपी पहली लिस्ट जारी करके ही बगावत का सामना कर रही है, तो पिता के साथ राजनीतिक जंग जीतने के बाद अखिलेश यादव गठबंधन का गणित सुलझाने में उलझे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस और आरएलडी के साथ गठबंधन तय माना जा रहा था, लेकिन अब बंधने से पहले ही गांठ खुलने लगी है। समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी का आरएलडी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। आरएलडी के नेता भी अब खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बिहार में महागठबंधन को धोखा दिया था और अब यूपी में भी समाजवादी पार्टी वही दोहरा रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तय बताया जा रहा है, लेकिन गठबंधन में किसको कौन सी सीट मिलेगी इसका ऐलान अब तक नहीं हो पाया है। कांग्रेस के साथ बातचीत भी हो चुका है, अलायंस केवल कांग्रेस के साथ होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 2017 में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सारा हिंदुस्तान देख रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होगा, और हम लोग का लक्ष्य है केवल 2017 नहीं 2019 में ही है। इसलिए कांग्रेस के साथ हम लोग गठबंधन किया कि 2017 में सत्ता पुनराय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और कांग्रेस के साथ अलायंस से अब और भी जबरदस्त होगा। अब 2019 में हम लोग दिल्ली के लिए हम लोग वहां भी हम लोग का लक्ष्य है। बिहार में मुलायम सिंह जी को 5 पार्टियों ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया, और यही लोग जो आज इस गठबंधन को तोड़वा रहे हैं, मुलायम सिंह जी को बहका के लेकर चुनाव में उतार दिया और जमानतें जब्त हुई। वही सीन फिर दोहराया जा रहा है जो बिहार में दोहराया गया था। उत्तर प्रदेश में बिहार की तर्ज पे अगर कोई बात होती तो हम सांप्रदायिक दलों को हराना चाहते हैं। कह दिया कि अगर लोगों की नीयत साफ है तो गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखूंगा, अगर गठबंधन महागठबंधन नहीं बन पाया तब तो बता ही दूंगा कि किसकी किसकी नीयत साफ नहीं थी। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को दिल बड़ा करना पड़ेगा। तो बहस शुरू करें इससे पहले हम आपको बता दें कि कटक वनडे में भारत ने इंग्लैंड के 5 विकेट गिरा दिए हैं, यानी जीत से भारत सिर्फ 5 विकेट दूर है और पहाड़ सा लक्ष्य 350 से ज्यादा रनों का लक्ष्य भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को दिया है। बहस की शुरुआत करते हैं और ये बता दें हम कि क्या बाहरी लोगों के चलते मुश्किल में है भारतीय जनता पार्टी, और समाजवादी पार्टी और आरएलडी में गठबंधन क्यों नहीं हो रहा? क्या इसकी जगह इसका कारण जाट और मुस्लिम वोट बैंक तो नहीं, क्योंकि जाट आरएलडी का वोट बैंक है, मुस्लिम समाजवादी पार्टी का वोट बैंक, और जाट लोग किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते हैं, न ही मुस्लिम को समाजवादी पार्टी कोई कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं, इसीलिए ये गठबंधन नहीं हो रहा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं, शकील अहमद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, नेशनल स्पोक्स पर्सन, जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ है, सुनील सिंह साजन जो कि डेयरी और मिल्क के राज्य मंत्री हैं स्टेट गवर्नमेंट के, यूपी गवर्नमेंट के, वो हमारे साथ हैं, डॉक्टर मसूद अहमद जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है आरएलडी उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ हैं, मेरे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे लखनऊ के ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा शकील साहब। सवाल यह है कि आरएलडी को आपने आज तक लटका के रखा, और आज समाजवादी पार्टी के कहने पर कांग्रेस ने भी बोल दिया कि गठबंधन आरएलडी से नहीं हो सकता। क्यों? आपको डर है कि कहीं इससे मुस्लिम वोट बैंक बिदक न जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जाट और मुस्लिम कभी भी साथ साथ वोट नहीं डालते हैं। देखिए दीपक चौरसिया जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं शुरू में ही, कि आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने जब मुझसे बात की थी तो इस विषय पर बात की थी कि टिकटों में देर होने से इलेक्शन में क्या प्रभाव होता है, राजनीतिक पार्टियों को देर से टिकट देना चाहिए या पहले देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गठबंधन के बारे में मुझसे कोई आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बात नहीं की है। उत्तर प्रदेश के बारे में लेकिन नहीं, मुझको यही बताया गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूं कि क्या करूं, लेकिन एक बात सही है कि हम लोग भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में, और बिहार में 40 में से लगभग 33 सीटें जीती थी। तो बिहार में तो रुक गए। हम लोग भी चाहते हैं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी रुके, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की अपनी व्यवस्था होती है, अपनी नीति होती है, अपने नेताओं का दबाव होता है।
तो स्वाभाविक रूप से उसको ध्यान में रखते हुए जब एक तरह से नेगोशिएटिंग टेबल पर पार्टियां बैठती हैं तो ये तय करती हैं कि कहां हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, कहां हमारा वीक पॉइंट है, कहां हमारे जो दूसरे गठबंधन के सहयोगी हैं उनका कार्य क्षेत्र है। तो स्वाभाविक रूप से अगर मंशा एक हो और थोड़ा सा आगे पीछे होने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो तो मैं समझता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रदेश में समझौता हो सकता है, मगर स्थानीय परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेदार होती हैं, स्थानीय नेतृत्व उसके लिए जिम्मेदार होता है। और एक बात ये कह सकते हैं हम जनरल के बारे में, मैं यूपी के बारे में नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि यूपी के बारे में अभी वहां के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद साहब या राज बब्बर साहब यही लोग बात करने के लिए अधिकृत हैं। अभी नक्शा साफ नहीं हुआ है। जब नक्शा साफ हो जाएगा, कितनी सीटों पर समझौता हुआ, किनसे समझौता हुआ, किनसे समझौता नहीं हुआ, ये अभी स्पष्ट नहीं है। जब हो जाएगा तब हम लोग उस पर पूरी बात कहेंगे। डॉक्टर मसूद अहमद साहब, आपको क्या लगता है, क्या आपको इसीलिए निकाला गया इस गठबंधन से, और वाकई आपको निकाला गया है दूध में मक्खी की तरह, क्यों? नहीं, ऐसा है कि हम तो कांग्रेस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, कांग्रेस से हमको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ये बहुत पहले से समाजवादी पार्टी का जो ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा इन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दिया था और इसका अंजाम भी हम लोगों को तकरीबन पता था। ये सबसे पहले शिवपाल यादव जी गए थे चौधरी अजीत सिंह के पास और विधान परिषद और राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था उसमें समर्थन मांगा था और ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने से रोकने के लिए हमें आपका समर्थन चाहिए। हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह ने समर्थन दिया, उनकी बात को माना और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्यों को और कांग्रेस के विधान परिषद सदस्यों को और राज्यसभा सदस्यों को वोट दिया। नतीजे में बीजेपी हारी, ये लोग कामयाब हुए। इन्होंने वादा किया था और हमारे नेता ने उसके बाद जो है 3 महीने पहले यह ऐलान किया कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, इससे सांप्रदायिक सौहार्द प्रदेश का बिगड़ रहा है और नोटबंदी की वजह से किसानों, मजदूरों, गरीबों, रेहड़ी पटरी वालों का कारोबार तबाह हो गया, इनकी कमर टूट गई है। इसलिए इनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में जाने से रोकना है। तो चौधरी अजीत सिंह जी ने ऐलान किया कि जितने भी लोहियावादी विचारधारा के लोग हैं, चौधरी चरण सिंह विचारधारा के लोग हैं, एक लोग इकट्ठा हो जाए। अगर ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में जाने से रोका जा सकता है। मुलायम सिंह यादव ने तो पहले हाँ कहा, यस कहा, डिटो किया। उसके बाद 3 दिन के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि कोई गठबंधन नहीं होगा और लोग हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। तो उसके बाद फिर जो है उनके यहाँ आपस में ड्रामा शुरू हो गया, आपस में लड़ते रहे। अखिलेश यादव जी अपने मीडिएटर के जरिए हम लोगों से बात करते रहे, हमारे पास भी मीडिएटर भेजा था। और उसके बाद अब जैसे कांग्रेस, लोकदल और समाजवादी पार्टी का महागठबंधन बनना था, तो चाहिए था कि तीनों दल के नेता एक साथ बैठते, सम्मान के साथ बात होता और किसी नतीजे पर पहुंचते, और अगर उसमें कोई पेच फंसता तो उसको मिलजुल करके दूर करते। लेकिन समाजवादी पार्टी के ये जो आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी ने ना तो कभी किसी को भेजा, न किसी से बात किया। पता ये चला कि कल उन्होंने चौधरी अजीत सिंह जी से फोन पर बात किया और आज ऐलान कर दिया कि महागठबंधन नहीं होगा। कल आपको लगता है कि उन्होंने धोखा दिया? ऐलान कर दिया था। हम लोगों ने 40 सीट मांगी थी। ठीक है, सुनील सिंह साजन साहब, क्या आपने जो बिहार आरजेडी को धोखा दिया है? आपने, मैं फिर आता हूं डॉक्टर साहब आपके पास, क्या आपने आरजेडी को धोखा दिया है? उनको आज तक धोखे में रखा, पहले शिवपाल यादव ने, फिर अखिलेश यादव ने धोखा दिया है आपने आरजेडी को। देखिए, समाजवादियों का इतिहास कभी किसी को धोखा देने का नहीं है। हमारा जो मकसद है, समाजवादियों का जो मकसद है, वो उत्तर प्रदेश में सेकुलर लोगों को एक साथ रख करके जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 तो क्या चौधरी अजीत सिंह सेक्युलर नहीं है क्या? नारे के माध्यम से चौधरी अजीत सिंह सेक्युलर है या नहीं है? पर बैठ गई। अगर सेक्युलर नहीं है तो आपने राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में इनका समर्थन क्यों लिया?
नहीं, मैं तो कह रहा हूं सेकुलर हैं, इसीलिए उनका स्वागत है। नहीं, पर आज तो किरणमय नंदा साफ साफ बोल चुके हैं कि नहीं उनसे अलायंस होगा ही नहीं, और इसके लिए बताया जा रहा है कि जाट और मुस्लिम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी एक साथ नहीं जा सकते, इसीलिए मायावती ने आपको झिटका और समाजवादी पार्टी कभी जाति धर्म पर्टिकुलर जाति और धर्म पर हम लोग राजनीति नहीं करते। क्यों कैसी बात? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारा गठबंधन कांग्रेस से हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं? शायद पहले कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल की बात हो रही थी। पॉलिटिक्स करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते। नहीं तो किसकी हम करते लोग बताइए? किसी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। आपके पूरे कार्यकाल में सिर्फ यादवों को पीसीएस में 80% यादवों को पीसीएस में लिया गया, 80% यादवों को पुलिस में लिया गया, हर थाना अध्यक्ष यादव था। इसके बावजूद सुनील सिंह साजन साहब, आप तो ऐसी बात करें, आप ये भी बोल दीजिए कि हमको सर्व समाज का वोट चाहिए, सिर्फ यादव का नहीं, ये भी बोल दीजिए। मुझे लगता है आप किसी खास बिरादरी की काबिलियत पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप बहुत ज्यादा भरोसा, और आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आयोग है, आयोग बैठे हैं, यहाँ मनमानी नहीं चल सकती। आयोग बैठे हैं, यहाँ मनमानी नहीं चल सकती। आपको तो उनकी काबिलियत पे सलाम करना चाहिए कि चलिए ये एक पिछड़ी जाति थी, अब लड़ करके पढ़ करके कुछ बन रही है, तो आपको तो अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहिए। अरे सुनील सिंह साजन साहब, मैं भी एक अति पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं कभी बोलता नहीं उस बात को, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिछड़ों के दर्द को नहीं समझते हैं, हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जो आप एक जात की पॉलिटिक्स करते हैं और उसमें मुस्लिम को शामिल कराना चाहते हैं, इसीलिए आप आरएलडी को साथ में नहीं रखना चाहते, क्योंकि जाट और मुस्लिम कभी साथ नहीं जाते। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग की राजनीति नहीं करती, एक विचारधारा के तहत है। ये समाजवादी आंदोलन है। ये सच है कि समाजवादी आंदोलन गांधी जी के बताए रास्ते पर, लोहिया जी के बताए रास्ते पर, चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते पर चल रहा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों के सपनों को कैसे पूरा कर सकें। उन लोगों का जो सपना था कि हिंदुस्तान कैसा हो, उत्तर प्रदेश कैसा हो, उत्तर प्रदेश का किसान नौजवान कैसा हो, और सांप्रदायिक ताकतों को कैसे देश में रोका जा सके, समाज न टूटे, जात की बात न हो, धर्म की बात न हो, एक डेवलपमेंट की बात हो और सबको साथ लेकर चलने की बात हो। चलिए, मैं बहुत बहस आपसे करता नहीं हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आपसे सबसे बड़ी आपके पार्टी के लोगों को शिकायत यह है कि जितने बाहरी आए आपने सबको टिकट समा दिया और जितने अंदर के हैं सबको भगा दिया। पहली लिस्ट में तो यही दिख रहा है, उत्तराखंड की लिस्ट में भी यही दिख रहा है। नहीं दीपक जी, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, बट लेकिन जो आपने जो बड़ी गठबंधन की जो दावा कर रहे थे कई दिन से, तो वो किस परिस्थिति में आज ये सो कॉल्ड महागठबंधन दिख रहा है, ये जनता को साफ दिख रहा है। और हमारे यहां सपा के मंत्री और मित्र यहां कह रहे हैं कि हम हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। क्या आप दर्शकों को मूर्ख समझते हैं? क्या आप जनता को समझ नहीं है? कम से कम ऐसा दावा ना करिए जो मजाक समझे लोग। और जहां तक शकील साहब की जो बात है, शकील साहब ने लगभग ये मान लिया कि अलायंस की अभी तक कोई फाइनलिटी नहीं है। खुद वो कह रहे हैं जब घोषणा होना है, जब तय होगा तभी घोषणा होगा। तो मतलब एक असमंजस स्थिति, मतलब ये खींचतान इस गठबंधन में दिख रही है। ये गठबंधन अब तक बना ही नहीं है, केवल मीडिया में बना है, लेकिन न जनता इसको स्वीकार कर रही है, न पार्टियां खुद स्वीकार कर रही है। और जहां तक आपने हमारे पार्टी का सवाल पूछा, तो देखिए जो विधायक जो होते हैं, उम्मीदवार जो होते हैं, उसके लिए पार्टी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस करना जरूरी है। जो भी हमारे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, जो भी जीत हासिल करने के लिए सक्षम है, तो कभी न कभी इस प्रकार के निर्णय पार्टियों को करना पड़ता है। मैं स्वीकारता हूं, ये इससे लोकल कार्यकर्ता में नाराजगी होती है, ये स्वाभाविक भी है। और लेकिन पार्टी के जो उद्देश्य है, पार्टी का जो इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए तो कहीं न कहीं कार्यकर्ता को अपना जो चुनाव परिणाम आपको बताएंगे, चुनाव परिणाम आपको बताएंगे कि अपने लोगों को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये अंडर स्पार्किंग चीजें जो हैं बाद में पार्टी के लिए बड़ी नुकसानदेह हो जाती है। लेकिन मैं टिकट बंटवारे पर चलता हूं, क्योंकि
पार्टियों के अंदर सबसे ज्यादा किचकिच मची हुई है, कोई भी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी ने अभी एक भी लिस्ट नहीं दी, आरएलडी ने एक भी लिस्ट नहीं दी, कांग्रेस ने एक भी लिस्ट नहीं दी। लेकिन प्रकाश, हो क्या रहा है खासकर बीजेपी में बाहरी लोगों के लिए, और आरएलडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में क्या हो रहा है? देखिए दीपक, जो इनकी गठबंधन की बात थी, शुरू से हो रहा था कि महागठबंधन होगा जिसमें समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और आरएलडी जाएगी, पर आज स्थिति बिल्कुल साफ हो गई कि आरएलडी को नहीं ले रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं डर है कि फर्स्ट फेज में जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, पिछली बार कांग्रेस और आरएलडी साथ में लड़ी थी तो 9 सीटें मिली थी जिसमें से 20% वोट आरएलडी को मिले थे। तो अब कहीं ना कहीं अखिलेश को और राहुल गांधी को यह समझ आता है कि जो मुस्लिम वोट है 26%, उसको नाराज ना किया जाए, भले वो बाहर रहें, और बाद में अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो उस वक्त हम जो है एक साथ आ जाएंगे, धर्मनिरपेक्ष की बात करते हो। पर फिलहाल वो गठबंधन नहीं होता नजर आ रहा है। जो सीटों का फॉर्मूला तय हो रहा है कि पहले 80 सीटों की बात हो रही थी कांग्रेस की, तो शायद कांग्रेस को 100 के लगभग सीटें देने की बात हो रही। और जहां तक बीजेपी की बात है, मैं बीजेपी पे आता हूं, उसके बाहरी उम्मीदवारों पर आता हूं। लेकिन अरविंद, यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 100 सीटें दी जा रही हैं, 403 में से 100 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, और कांग्रेस अगर चाहे तो अपने सिंबल पर कुछ स्ट्रांग आरएलडी के लोगों को लड़ा दे। तो क्या एक स्ट्रैटेजिकल अलायंस आरएलडी और कांग्रेस में हो सकता है और समाजवादी पार्टी उससे दूर रहे? दीपक, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास जानकारी इस समय मिल रही है उसके तहत कांग्रेस का भी गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के साथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जितनी सीटें राष्ट्रीय लोकदल मांग रही है उतनी सीटें कांग्रेस भी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष साहब बैठे हुए हैं, इनका कहना है मुझे 45 सीटें चाहिए और कांग्रेस 18 से ज्यादा सीटें देने के लिए कतई तैयार नहीं है। ऐसे में गठबंधन की बात दीपक जी पूरी तरीके से बेमानी हो गई है। कांग्रेस भी अब लगता है कि अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अभी हमारी एक वरिष्ठ नेता से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कल इन लोगों ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है, और शायद ये मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि कल ये लोग लिस्टों की घोषणा करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए और इन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि भाई 45 सीटें हमने मांगी हैं। तो बड़ा प्रश्न ये उठता है कि 45 सीटें जब देंगे ही नहीं, 35 भी नहीं देंगे, 25 भी नहीं देंगे, तो फिर गठबंधन काहे का? ठीक है अरविंद, फिर गठबंधन काहे का? बड़ा लॉजिकल सवाल है, फिर गठबंधन काहे का? लेकिन मैं आपके पास आऊंगा अब जो बाहरी और भीतरी और जो लेट होने के चलते कंफ्यूजन हो रहा है उसकी लड़ाई पर। आप ये बताइए, 3 दिन हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में नॉमिनेशन दाखिल करने को लेकर। बीजेपी की लिस्ट आई है, उसने भी कुछ सीटें छोड़ी हुई है। कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी की लिस्ट का सवाल ही नहीं है। ऐसे में क्या कैंडिडेट्स में और कार्यकर्ताओं में एक भारी कंफ्यूजन है, बीजेपी में भी और बाकी पार्टियों में भी? लगता है अरविंद हमारी बात नहीं सुन पा रहे। प्रकाश, यही सवाल आप? बिल्कुल दीपक, जिस तरह से लगातार जो है बड़े दलों में लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं और लगातार वहां पर जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। अरविंद कुछ बोल रहा है। अरविंद, हाँ दीपक जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि हर जगह से इन लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट दे दिया, खासतौर पे अभी मैं बीजेपी की अगर बात करूं तो ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है जिसमें बवाल मचा हुआ है। मैं आगरा सीट की बात करता हूं। आगरा सीट में पक्षालिका सिंह एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन करती है, उनको टिकट दे दिया जाता है। फतेहपुर सीकरी के सांसद बाबूलाल ने साफ कह दिया कि मैं रानी का प्रचार नहीं करूंगा। एक सांसद, बीजेपी का सांसद कह रहा है कि मैं प्रचार नहीं करूंगा। अब आप दीपक जी उम्मीद लगा सकते हैं कि ऐसे में क्या बीजेपी वो सीट जीत पाएगी? इसके अलावा न जाने कितनी पीलीभीत की अगर हम बात करें तो मेनका गांधी के एकदम सबसे खास आदमी प्रवक्तानंद निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 80 सीटों की सूची देके बैठे हुए, उनको 3 सीटें नहीं मिल रही हैं। अब आप सोच लीजिए कि जिन लोगों को बीजेपी ने ज्वाइन कराया है, आखिर वो लोग अब कहां जाएंगे? बहुत सारे लोगों को तो टिकट दे दिया, उसमें बहुत सारे लोग दागी हैं। अगर हम लखनऊ की आपको सीट वाइज बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं। रामचंद्र प्रधान जो कि अभी बीएसपी से वापस आए हैं बीजेपी में, वो टिकट मांग रहे हैं। और भी न जाने बहुत लंबी फहरिस्त है। बनारस की अगर हम बात करें तो श्यामदेव राय चौधरी 9 बार के विधायक हैं, उनका टिकट कटने की बात हो रही है। ज्योत्सना श्रीवास्तव जो कि वहां से सीटिंग विधायक रही हैं, उनके टिकट कटने की बात हो रही है। उसके अलावा परिवारवाद की बात हो रही है। तो बीजेपी जो बातें करती थी वो बातों और कथनी और करनी में तो बहुत बड़ा अंतर समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो
कथनी और करनी में अंतर है। क्या कथनी और करनी में अंतर है वो हम प्रकाश से जानेंगे और शकील जी के पास चलेंगे ये समझने के लिए कि 3 दिन नॉमिनेशन के हो चुके हैं, आखिर इतनी देर क्यों कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां। ब्रेक के बाद क्या बाहरी उम्मीदवारों से परिवर्तन करेगी बीजेपी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में महागठबंधन क्यों टूटा? इन 2 मुद्दों पर हम बहस करें। प्रकाश, और कहां उत्तराखंड में तो लग रहा है कि 70 में से 10 सीटें ऐसी हैं जिनमें उन्होंने कांग्रेसियों को टिकट दे दिया और पार्टी कार्यकर्ता बेहद नाराज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 70 में से 64 सीटों का तो अभी तक बीजेपी ने घोषणा की है, उसमें से भी लगभग 11-12 जो है कांग्रेस से आए लोगों को, खुद पार्टी के में लोग कहते हैं कि सब सारे मुख्यमंत्री हमारे पास हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली जब सरकार वहां पर जो है 1 वोट के अंतर में, 1 विधायक के कम रहने पे सरकार नहीं बना पाए, ऐसी स्थिति में इनको ये लगता है कि कांग्रेस से आए लोगों को जो है अगर साथ में रखेंगे, वो पार्टी में आए हैं छोड़ के साथ में, तो इनको रखने से शायद हमारी स्थिति को कांग्रेस से आए लोगों को दिया है इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो है पार्टी कार्यालय में लोग पहुंच रहे हैं, लगातार वहां मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं। नरसिम्हा राव के पास साहब के पास चलते हैं। नरसिम्हा राव साहब, उत्तराखंड तो आपकी बड़ा प्रॉब्लम एरिया है। 70 सीटें वहां पे हैं, लगभग 12 सीटें आप बाहर से आए लोगों को दे चुके हैं। विजय बहुगुणा के बेटे को दे चुके हैं, यशपाल आर्या जो घंटों पहले आए थे उनके बेटे को दे चुके हैं, आप सुबोध उनियाल को दे चुके हैं, उमेश शर्मा को दे चुके हैं, शैला रानी रावत को दे चुके हैं, प्रदीप बत्रा को दे चुके हैं, प्रणव सिंह चैंपियन को दे चुके हैं, हरक सिंह रावत को दे चुके हैं, संजीव आर्या को दे चुके हैं, यशपाल आर्या को दे चुके हैं, शैलेंद्र मोहन सिंघल को दे चुके हैं और अमृता रावत की जगह उनके पति को दे चुके हैं। तो बचा कौन? जितने बाहरी थे सबको टिकट दे दिया आपने। इन 12 सीटों पर क्या होगा बीजेपी का? दीपक जी, ये जब बाहरी उम्मीदवारों को, इस पर बाहर से आए उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है, उस पर कार्यकर्ता पर क्या बीतती है इसका अंदाजा हम कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं बता रहा हूं, लेकिन पार्टी को ओवरऑल इंटरेस्ट देखना पड़ता है। लोग आप याद करिए 2014 चुनाव के, लोकसभा चुनाव के पहले ऐसे ही बहस हुआ था, ऐसे ही मीडिया में खबरें आई, बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी थी पहले उत्तर प्रदेश में, कैंडिडेट्स की घोषणा के बाद बिल्कुल खत्म हो गई है, बीजेपी बिल्कुल सीट नहीं जीत पाएगी क्योंकि बाहर से आए हुए कुछ उम्मीदवार को टिकट दिया था। लेकिन अंत में क्या हुआ? बीजेपी को 73 सीट मिले थे उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए ओवरऑल परफॉर्मेंस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कभी कभी बाहर से आए हुए उम्मीदवारों को टिकट देना पड़ता है। और ये जीत जब लक्ष्य है, बड़े जीत की हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जब तक कैंडिडेट ठीक है, जब तक उनका जनाधार है, तो पार्टी को ऐसा फैसला करना पड़ता है। ये किसी को नाराज करने के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन इससे कुछ कार्यकर्ता बिल्कुल नाराज होते हैं। मैं इसका तो पार्टी के अंदर ये कोशिश है ऐसे नाराज जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत हो और उन सबको ये पार्टी का क्या पार्टी का आंकलन क्या रहा है, पार्टी को ऐसा क्या स्थिति बनी है, उनको देना पड़ा। ये पार्टी के अंदर इस प्रकार की चर्चा लगातार चल रहा है। हमें उम्मीद है इनमें से जो भी नाराज कार्यकर्ता है बिल्कुल वापस समर्थन करेंगे, और यदि कोई बागी खड़े होने की जो सोच रहे थे उनको भी मना दिया जाएगा पार्टी के ओर से, क्योंकि वो लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। पार्टी उनके साथ न्याय करेगी, ऐसा पार्टी की तरफ से भरोसा दिया जाएगा। यही हाल उत्तर प्रदेश में भी काफी हद तक है। मैं नाम पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन शकील अहमद जी, आपने इतने चुनाव लड़े हैं, इतने चुनाव लड़वाए हैं, आपको क्या लगता है आखिरी टाइम में जो बाहर से आए कैंडिडेट होते हैं उनको क्या पार्टी के कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर एक्सेप्ट कर पाते हैं? देखिए, ये परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। ये बात सही है कि बाहर से आए हुए लोगों को टिकट देने से जो हमारा ओल्ड एंड ट्रेडिशनल सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन हर पार्टी देखती है कैंडिडेट्स की विनेबिलिटी। अगर हम देखते हैं कि हमारे अपने कैडर के अंदर उस सीट पर, स्पेसिफिक उस सीट पर जीतने वाला कोई उम्मीदवार है और बाहर से आए हुए उम्मीदवार से अच्छा है, तो बाहर से आने वाले को भी हम टिकट नहीं देते हैं। लेकिन अगर हमको ये मालूम हुआ कि हमारा जो उम्मीदवार है वो शायद कमजोर होगा और उस पर बड़े उम्मीदवार अगर कोई बाहर से आया है और जिससे हमने कमिटमेंट किया है
कुछ लोग कमिटमेंट से आते हैं, कुछ लोग बिना कमिटमेंट के आते हैं। ज्यादातर हम लोग कमिटमेंट वाले लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं कि टिकट के बंटवारे के वक्त में जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आएगी, और कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है, हमारे यहाँ से एक सिस्टम बना हुआ है कि ब्लॉक से नाम आता है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट से नाम आता है, स्टेट में स्टेट से नाम आता है, दिल्ली और दिल्ली की भी स्क्रीनिंग कमेटी के बाद वो सीईसी में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाता है और वहां फैसला होता है। और 2-4 नाम, ये बात सही है, हर पार्टी की तरह हमारी पार्टी में भी कि चुनाव के समय में या चुनाव से कुछ दिन पहले कोई अगर बड़ा उम्मीदवार नाम वाला आ गया और उसको पार्टी ने समझा कि इस खास सीट पर वो जीत सकता है, तो पार्टी उसको ये देती है। लेकिन हम लोगों ने भी ये कहा है कि हमारा जो कैडर है वो डिसहार्टेंड नहीं हो, क्योंकि उसके मदद के बगैर हम जीत नहीं पाएंगे वो सीट। जो लोकल आदमी है, अगर किसी बाहरी को या किसी नए आदमी को, दूसरी पार्टी से आए हुए आदमी को टिकट देते हैं, तो जो हमारा कैडर नाराज हो जाएगा और मुखालफत करेगा, तो हमारा वो उम्मीदवार भी जीत नहीं सकेगा। इसलिए हम कैडर को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनको संगठन में और दूसरे जगह पर उनको काम करने का अवसर मिलेगा। और इस तरह उनको विश्वास में लेके, ये बात सही है कि अगर कोई 5 साल लगा हुआ है कंस्टिट्यूएंसी में और आम बिल्कुल चुनाव के समय में एक नया व्यक्ति दूसरी पार्टी से आ गया और उसको दरकिनार किया गया, तो उसको तकलीफ होती है। लेकिन परिवार के अंग होने की हैसियत से हम कैडर को समझाते हैं। और जो अभी भी पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में तो अभी नहीं हुआ है, आगे सीट डिक्लेयर होने के बाद, और हर पार्टी में कुछ न कुछ हार्ट बर्निंग होती है। बाहर वाले लोगों को छोड़ भी दीजिए, तो अपने ही संगठन में एक क्षेत्र में 8, 10, 5, 7 ऐसे उम्मीदवार रहते हैं। टिकट तो हम किसी एक ही को दे सकते हैं, समझ गया। तो बाकी जो हमारे अपने पुराने कैडर हैं बहुत सी सीटों पर जिनमें हार्ट बर्निंग होती है, तो उनको भी हम कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जीत ही लक्ष्य है? जीत लक्ष्य के पीछे दल बदलुओं को ले लिया जाए, जिस आइडियोलॉजी पे आदमी बिलीव ना करते हैं उस पे ले ली जाए, इस पर भी कई सारे सवाल उठते हैं। लेकिन अरविंद, अभी किन किन सीटों को लेकर मंथन चल रहा है? सबसे पहले ये बताइए कि अखिलेश अब ऐसे में जो दागी उम्मीदवार हैं उनका क्या करेंगे? मसलन अंसारी बंधु अतीक अहमद ने तो चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे कई सारे आपराधिक छवि के लोग होंगे, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के लोग होंगे। दीपक जी, सुनील सिंह साजन बैठे हुए हैं और मैं चाहूंगा कि ये इसका जवाब दें। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से बाहर किया, जिनको लेके विरोध दर्ज कराया। उसमें जो सबसे पहला और बड़ा नाम है गायत्री प्रजापति। गायत्री प्रजापति को लेके विवाद हुआ और सारी बातें सबके सामने, जनता के सामने अखिलेश यादव ने कही, और ये भी कहा कि मुलायम सिंह यादव के कहने पे मैंने उनको वापस लिया। अब तो अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं समझता हूं कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा गायत्री को लेके। राजकिशोर सिंह, जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, उनको निकालने का काम जो है वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। क्या उनको टिकट देंगे? अभय सिंह, जो कि फैजाबाद के गोसाईगंज से आते हैं, बहुत सारे आपराधिक मुकदमे हैं उनके ऊपर, क्या उनको जो है टिकट अखिलेश यादव देंगे कि नहीं देंगे? पंडित सिंह, जिनके ऊपर बहुत सारे मामले दर्ज हैं। सवाल ये उठता है कि अब अखिलेश यादव के पास क्या जवाब है? आबिद राजा, जिनको शिवपाल सिंह यादव ने अभी कुछ दिन पहले पार्टी ज्वाइन कराई थी, जिन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे धर्मेंद्र यादव पे ठेके देने को लेके, क्या अखिलेश यादव उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करेंगे? तो ऐसे एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जिसको लेके शारदा प्रसाद शुक्ला, जिनको अपना घर, अपना दीवार खुद गिराना पड़ा, उनको लेके अखिलेश यादव क्या करेंगे? ये वो लोग हैं जिनको 38 लोगों की जो लिस्ट सौंपी गई है उसमें नाम है। मुलायम सिंह यादव ने जो अखिलेश यादव को लिस्ट सौंपी है उसमें नाम है। तो अब ये सुनील सिंह साजन साहब ये बताएं कि आखिर अखिलेश यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं, जो कि ये बात कहते हैं कि नहीं हम किसी दागी को नहीं टिकट देंगे, इस पे उनका क्या जवाब है? बताइए, दागियों को लेकर अब क्या करेंगे सुनील सिंह साजन साहब, अखिलेश यादव? अब तो सब कुछ उनके हाथ में, अब तो कोई दबाव की बात ही नहीं है। मुख्तार अंसारी का क्या होगा? उनके परिवार का क्या होगा? देखिए, क्योंकि जितना भी पिछला समाजवादी पार्टी का घटनाक्रम आप लोगों ने देखा या पूरे देश और पूरे प्रदेश ने देखा, माननीय अखिलेश यादव जी इन्हीं लोगों के खिलाफ, जिनकी इमेज क्षेत्र में ठीक नहीं थी, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे और जिनको पब्लिक ये मान रही थी कि ये माननीय अखिलेश यादव जी की छवि से और इनकी छवि टैली नहीं कर रही है, उन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ाई थी। हम आपको भरोसा दिला सकते हैं, हमारे गठबंधन के बाद जो सूची आएगी
उसमें कोई दागी, कोई अपराधी समाजवादी पार्टी का माननीय अखिलेश यादव जी का मतलब नहीं होगा। भ्रष्टाचारी भी नहीं होगा, गायत्री प्रजापति नहीं होंगे, अभय सिंह नहीं होंगे, राजकिशोर सिंह नहीं होंगे, आबिद राजा नहीं होंगे, मुख्तार अंसारी का परिवार नहीं होगा, ये लोग नहीं होंगे, आप दावा करते हैं? मैं केवल ये कह सकता हूं कि ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिस पर यह बहस हो कि ये अपराधी है, ये इन पर कोई आरोप है और इनको समाजवादी पार्टी को नहीं लड़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को और उनकी छवि को और उनके फैसले पर नजर लगाए हुए है। हमें उम्मीद है कि जो जनता चाहती है उसी के तहत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनके बीच में आएंगे। मतलब गायत्री प्रजापति भी आउट, आबिद राजा भी आउट, राजकिशोर सिंह भी आउट, अभय सिंह भी आउट, सब आउट। मैं किसी को आउट और इन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो जिनकी डिमांड जनता के बीच है, जिनको जनता पसंद करती है। आप ये बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी में ऐसे कौन से नाम है जो विवादित है? लोकतंत्र में मुझे लगता है कि जनता करती है कि कौन हमारा नेता होगा, कौन नहीं होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता गायत्री प्रजापति का नाम विवादित है? आप एक बात बताइए, का प्रत्याशी सुनील सिंह साजन जी, आप ये बताइए क्या गायत्री प्रजापति का नाम विवादित नहीं है? उसको मुख्यमंत्री ने नहीं हटाया, मजबूरी में वापस नहीं लिया? मुझे लगता है इसका फैसला जनता करेगी। अगर कोई विवादित होगा जनता नहीं करेगी, उससे पहले तो अखिलेश को करना है, उससे पहले तो अखिलेश को करना है, जनता तो उसके बाद करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी का फैसला आने के बाद कोई भी सवाल नहीं उठा पाएगा कि इनको नहीं देना चाहिए था। मैं क्योंकि प्रत्याशियों के नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि कोई भी दागी, कोई विवादित, कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं होगा। अच्छा, अंसारी परिवार तो घोषित तौर पर दागी है, घोषित तौर पर आपराधिक कामों में लिप्त है। मुख्तार जी तो अभी भी जेल, मुख्तार अंसारी अभी भी जेल में है, उनके बारे में आप बता दीजिए क्या होगा उनका? नहीं, मुख्तार अंसारी हमारे पार्टी के प्रत्याशी नहीं होंगे। और अफजाल अंसारी, मुख्तार के बेटे, उनके भाई, ये सब आपकी पार्टी से लड़ना चाह रहे थे और उनका नाम भी था बकायदा मुलायम सिंह जी की लिस्ट में। देखिए, जिस पर आपराधिक मामले हैं उनका हम आप उनकी चर्चा कर सकते हैं। उनका बेटा देश के लिए खेला है निशानेबाजी में, तो अलग अलग चीजें हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा कंसेशन दे सकते, के लिए लड़ रहा है कौन, थोड़ा थोड़ा कंसेशन दे रहे हैं आप, बीच का रास्ता निकाल रहे हैं सुनील सिंह साजन जी आप, ताकि दे दिए जाएं दागी लोगों को, तो आपके पास डिफेंड करने के लिए कुछ हो जाए। समाजवादी विचारधारा के तहत सभी प्रत्याशी होंगे और कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं होगा। गायत्री प्रजापति कौन सी भाजपा विचारधारा के हैं? गायत्री प्रजापति कौन सी कांग्रेस की विचारधारा के हैं जिनके ऊपर सबसे करप्ट मंत्री होने का आरोप लगा है? मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों पर विवाद है, जिन लोगों सीबीआई की को जांच चल रही है, जनता देखिए अरविंद ने बता दिया, सीबीआई की जांच चल रही है, सर्वे भी कराया है। जिनको जनता नहीं चाहती वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं होगा। अब ये तो आप ये बोलिए कि अखिलेश यादव नहीं चाहते, जनता मत बोलिए। देखिए जीवीएल नरसिम्हा राव सब कुछ करेगा। अगर माननीय अखिलेश यादव जी नहीं चाहते तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए 5 साल गुंडाराज सरकार चलाने के बाद इस प्रकार के दावा करें, ये वही मुहावरा साबित होता है, 100 चूहे खाने के बाद हज में चले गए। तो मतलब आज बड़े बड़े दावा करने से इनकी जो छवि है वो नहीं बदलने वाली है। और हर पार्टी कैंडिडेट की चयन उनकी जीत के आधार पर ही करती है और उनके स्थानीय उनके क्षेत्र में क्या छवि है उसके आधार पर करती है। लेकिन उससे अपराधी होने का या अपराधी का किसी प्रकार केसेस होने का उसका कोई मतलब नहीं है। तो सपा का जो प्रवक्ता जो कह रहे हैं, तो मतलब इसमें कोई किसी को भी टिकट दिया जा सकता है ये कह करके कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके लिए डिमांड था या उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उनको चाहते हैं, तो ये कोई बात नहीं। आपकी पार्टी भी ऐसा ही करती है, अंतर क्या है? आपकी पार्टी भी यही करती है। नहीं, देखिए हमने कहा है कि हम जीत के आधार पर कैंडिडेट की घोषणा करते हैं। हम इस नहीं, यही तो है ना, जीत के आधार पर ही करना है, तो आइडियोलॉजी का क्या मतलब है? अगर नरसिम्हा राव जी जीत के आधार पर ही करना है तो आइडियोलॉजी का क्या मतलब है? नहीं, जीत के आधार नहीं, टिकट जो हमारे विचारधारा से जिनको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है उनको हम पार्टी में लेंगे ही नहीं। सर, ये 12 लोग जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, जिनकी रिक्वायरमेंट
12 लोग जिंदगी भर कांग्रेस में रहे जिनकी मैंने लिस्ट सुनाई उत्तराखंड में और तो ये उनके पार्टी से आइडियोलॉजी छोड़कर हमारे पार्टी में आ रहे हैं। इनमें से कोई भी हमारे विचारधारा का खिलाफ कुछ बोलेगा, मैं आपको दावा करके कह सकता विजय हूं कि बहुगुणा जी, कैंडिडेट हेमंत बदला जाएगा। बहुगुणा जी के बेटे कई पीढ़ियां कांग्रेस में, 4 पीढ़ियां कांग्रेस में, और एकाएक उनको बीजेपी की आइडियोलॉजी पसंद रीटा बहुगुणा खुद ज्वाइन किए हमारे पार्टी में। रीटा बहुगुणा भी आ गई थी कुछ महीने मैं पहले। यही तो कह रहा हूं, इसीलिए ना जो पार्टी चुनाव नहीं जो पार्टी जीतती है ये एक्चुअली चुनाव के लिए एक अच्छा संकेत है मीडिया के लिए। जिस पार्टी में सबसे ज्यादा लोग जाने के उत्सुक है तो आपको यही संकेत है कि वही पार्टी आगे है चुनाव में। शकील अहमद जी हाथ उठा रहे हैं। शकील अहमद जी एग्री करते हैं आप नरसिम्हा राव जी की बात से? एग्री करते हैं शकील साहब? बीजेपी की और इसलिए बीजेपी से कोई कांग्रेस में नहीं भाग रहा है ना। नहीं, देखिए ये कह रहे थे कि जिस पर केस है उसको टिकट विकट नहीं देना चाहिए और समाजवादी पार्टी देगी तो बताइए ना। आप दूसरे को क्या उपदेश दे रहे हैं ये तो बताइए ना। नेताओं के खिलाफ आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया ऐसे व्यक्ति, हमारे नेता पर कोई केस नहीं है, बाहर न्यायालय ने किया आपको था, जानकारी नहीं और है। आप दे रहे हैं उपचार। हमारे नेता पर कोई दाग नहीं है। आपके नेता कोर्ट में पैसा लेने के आरोप में जेल गए हैं। आपके नेता जेल जाने में कुछ ही समय बाकी है। अध्यक्ष जेल, आपके नेता 420 अरेस्ट हुए हैं, बेल पर बाहर घूम रहे हैं। लोगों ने देखा है आपके अध्यक्ष नहीं सकेंगी आप एक चरित्र को जेल गए हैं नहीं ढक और सकते हैं। वर्तमान अध्यक्ष आपके नेता की क्या चरित्र है आप जानते हैं बखूबी। देख रहा है और सारा देश जानता है। आप दूसरे को उपदेश मत दीजिए। आपके नेता 420 भारतीय जनता पार्टी को ये नैतिक साहस राहुल नहीं होना गांधी, चाहिए। सोनिया गांधी 420 के 420 का मुकदमा उन पर चल रहा है तो आप हमारे नेता पर कोई केस नहीं है और जेल आप थोड़ी जानकारी लेकर आइए। ये भी इन पर भी आप षड्यंत्र करते हैं, आप षड्यंत्र करेंगे इसके लिए कोर्ट ने आपके खिलाफ आपकी सरकार के खिलाफ कोर्ट ने क्या टिप्पणी किया है पढ़कर आपको उपदेश देने का षड्यंत्र किया है नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहा है आपने किसी को उपदेश नहीं दे सकती है। आपने और आपके अध्यक्ष आप अपना नेता को बताइए 420 का काम न करें। दोनों ने अपनी बात कह ली। आपके अध्यक्ष आपकी पार्टी के अध्यक्ष 420 आपके नेता हैं। प्रवचन नहीं दीजिए। ठीक है दोनों नेता 420 ठीक है दोनों ने अपनी बात कह ली। मैं बहस को आगे बढ़ाता हूँ। प्रकाश आखिरी 30 सेकंड में आपको बता दी, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में टिकट बांटना कितना मुश्किल होगा बीजेपी कांग्रेस और नेता को पहले हटाइए। देखिए तीनों के लिए ही खासी मुश्किल है। बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी कर दी पर जिस तरह से विरोध हो रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली लिस्ट जारी करने में उन्हें बहुत सोच विचार करना पड़ेगा क्योंकि बाहरी लोगों के भरोसे उनको लग रहा है कि चुनावी नैया पार लग जाएगी, वैसा नहीं होगा। और जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आरएलडी की बात है, यहां पर इसलिए इतनी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि अभी तक गठबंधन का जो है पूरा खाका तैयार नहीं है। पहले उसमें आरएलडी था, अब आरएलडी को नहीं लेना चाहते ये लोग मुस्लिम वोट के बारे में सोच के वेस्टर्न यूपी के बारे में। तो अब ऐसी स्थिति में हो सकता है कुछ कैंडिडेट जो है कांग्रेस की टिकट पे लड़े। फिर कांग्रेस की मंशा है कि अमेठी रायबरेली से हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, गायत्री प्रजापति के लिए मुलायम जी अड़े हुए हैं कि नहीं उनको टिकट देना है। ऐसी स्थिति में एक चर्चा ये चल रही है कि अमिता सिंह संजय सिंह की जो पत्नी है वो अमेठी से चुनाव लड़ती है हमेशा, तो वो लखनऊ आके लड़े। ठीक है, तो तमाम आखिरी 30 सेकंड अरविंद आपके पास। दीपक सर, मैं ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर मसूद अहमद जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। इनका ये कहना था कि जी बोलिए सर। इन्होंने ये कहा कि कभी भी समाजवादी पार्टी ने सीधे इनसे बातचीत नहीं की, कभी भी समाजवादी पार्टी ने सीधे इनसे बातचीत नहीं की, उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश की और इसकी वजह से समाजवादी पार्टी अपने वोट न कट जाए मुसलमानों के, इसके लिए वो कांग्रेस को आगे रख के इनके साथ गठबंधन करवाना चाहती थी।
तो दीपक सर, मेरा ये कहना है कि डॉक्टर मसूद अहमद से एक सवाल आप ले लें। नहीं, आप मेरे पास अरविंद वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा अंदर की बात। लेकिन एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश में जो बाहर से आए हुए कैंडिडेट हैं वो या तो किसी पार्टी को बना देंगे या किसी पार्टी को बिगाड़ देंगे। ये बिल्कुल तय बात है, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। फिलहाल